स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। 2024 की शुरुआत थी। दिल्ली का जनवरी का महीना था। धुंध से ढका, ठंडा और भारी सा। आकाश हमेशा की तरह धुंधला। सड़कों पर चाय की भाप और लोगों की जिंदगी तेज रफ्तार से चल रही थी। यहीं दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक नया अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना था। शून्य अपार्टमेंट। यह नाम थोड़ा अजीब था। शून्य यानी खाली, पर शायद आधुनिकता का कोई नया तर्क होगा। आरव मेहरा, एक 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बंगलौर से हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुआ था। एक नई नौकरी, एक नई सैलरी और नई जिंदगी की तलाश में उसे एक शांत और कम भीड़ भाड़ वाला फ्लैट चाहिए था। एक दिन ऑनलाइन खोजते हुए उसे शून्य अपार्टमेंट का एक विज्ञापन मिला। तीसरी मंजिल पर एक खूबसूरत 2 BHK फ्लैट, पूरी तरह से फर्निश्ड, कम किराए में। इतना सस्ता? आरव को थोड़ा शक हुआ, पर लालच भी हुआ। उसने बिल्डिंग का दौरा किया। बिल्डिंग बाहर से शानदार थी। चमचमाती लिफ्ट, मॉडर्न सिक्योरिटी और फ्लैट बिल्कुल नए जैसे। एजेंट ने बताया, बस एक ही बात है सर, तीसरी मंजिल पर यह फ्लैट काफी समय से खाली है। कुछ किराएदार टिकते नहीं। आरव हंस पड़ा। किराएदार टिकते नहीं? लगता है भूत वूत वाली बात होगी। एजेंट ने हंसी में टाल दिया। अरे नहीं सर, बस लोग ट्रांसफर हो जाते हैं या शादी करके चले जाते हैं। पर फ्लैट बढ़िया है, आप देखिए तो सही। आरव ने फ्लैट देखा। कमाल का था। वुडन फ्लोरिंग, बड़ी बड़ी खिड़कियां, किचन में नए उपकरण और बाथरूम बिल्कुल होटल जैसे। थोड़ी देर सोचकर उसने फ्लैट ले लिया और उसी हफ्ते शिफ्ट हो गया। शुरुआत के 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे। ठंडी सुबहों में खिड़की से बाहर का नजारा लेना, गर्म कॉफी और लैपटॉप पर काम करना, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तीसरी रात कुछ बदलने लगा। रात के 2 बजे आरव को हल्की खटपट सुनाई दी, जैसे कोई फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। पहले उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट में कोई देर रात चला हो, लेकिन जैसे ही वह ध्यान से सुनने लगा, आवाज उसके ही फ्लैट के बाहर से आ रही थी। हॉलवे में कुछ चल रहा था, धीमे और लय में। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। गलियारा खाली था। लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर पड़ा, जबकि बिल्डिंग में विंडोज सब सील थीं। शायद मैं थक गया हूं, उसने खुद को समझाया और वापस जाकर सो गया। लेकिन अगली रात आवाजें और तेज हो गईं। इस बार न केवल कदमों की आहट थी, बल्कि जैसे किसी ने दीवार पर उंगलियां घसीटी हों। कर्क कर्क। आरव ने डरते डरते लाइटें जलाईं, टीवी ऑन किया और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। तीसरी रात जब वह लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से जैसे किसी ने परछाई फेंकी हो। उसने देखा बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे कोई वहां से गुजर गया था। आरव ने यह सब अपने दोस्त निखिल को बताया। निखिल ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा हॉरर फिल्म वाला निकला रे। भाई थकावट है, आराम कर। और हाँ, फ्लैट सस्ता क्यों था, अब समझ में आया। आरव ने भी हंसने की कोशिश की, पर भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने कैमरा सेट किया। अगली रात उसने अपने हॉल में एक छोटा CCTV कैमरा ऑन कर दिया। सुबह उठकर जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी रूह कांप गई। रात 3:21 बजे कैमरे ने हल्की सी परछाई रिकॉर्ड की थी, जो दीवार से निकलकर हॉल में चली गई थी। कोई चेहरा नहीं, बस एक हल्की धुंधली आकृति, जैसे इंसान की, पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं। और फिर कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। अब डर रियल हो चुका था। आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा था कि कोई परछाई सी आकृति हॉल के कोने से निकलकर सामने दीवार तक गई और फिर गायब हो गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पल के बाद कैमरा अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया हो। उसने वीडियो बार बार देखा और हर बार उसके रोंगटे खड़े हो जाते। चेहरे की कोई पहचान नहीं थी, बस एक धुंधली सी आकृति, मानो कोहरा कमरे में आकार लेकर चल रहा हो। लेकिन आरव ने तय कर लिया कि वह डर के आगे झुकेगा नहीं। उसी शाम उसने अपने एक पुराने कॉलेज फ्रेंड सौरभ को बुला लिया, जो पैरानॉर्मल में विश्वास करता था। भाई,
ये जगह कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ कुछ महसूस कर सकता हूँ, सौरभ ने कमरे में घुसते ही कहा। तूने कहा था कि तीसरी रात के बाद से सब शुरू हुआ। इसको 3 डे कर्स कहते हैं। कुछ आत्माएं किसी जगह को कब्जे में लेने के लिए 3 दिन का समय लेती हैं। आरव थोड़ा हंसा। भाई, ये नेटफ्लिक्स वाली बात है या रियल? रियल, और तेरे सीसीटीवी फुटेज ने तो बात पक्की कर दी है। सौरभ गंभीर हो गया। इस जगह का इतिहास निकालना पड़ेगा। सौरभ ने उसी दिन अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से बात की और वहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। गार्ड, जो पिछले 2 साल से वहां तैनात था, पहले टालता रहा, लेकिन जब सौरभ ने जोर दिया तो धीरे से बताया, साहब, वो तीसरी मंजिल का फ्लैट, वहां 2 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। नाम था सिया। अकेली रहती थी, काम से आती, फिर रात भर लाइटें जलती रहती। एक दिन उसका दरवाजा अंदर से बंद मिला और वो पंखे से लटकती मिली। आरव का दिल धड़कने लगा। कोई कारण? सौरभ ने पूछा। किसी को नहीं पता। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, डिप्रेशन बताकर। पर उसके बाद से ही जो भी किराएदार आता, वो या तो 3 दिन में चला जाता या पागल जैसा हो जाता। आरव ने उस रात कमरे में पूजा की, दीप जलाया और सिया के लिए प्रार्थना की। मगर आधी रात को फिर वही हुआ। कदमों की आवाज, दीवारों पर खरोंचें और अब एक नई चीज, दरवाजे पर किसी के हाथों की छाप जो अंदर से बाहर की ओर खींची गई थी। मैं यहां नहीं रह सकता, आरव चिल्लाया, मगर सौरभ बोला, अब छोड़ना और खतरनाक है। जिस आत्मा ने तुझे पहचान लिया है वो तेरे साथ जुड़ गई है। अब तू भाग नहीं सकता। उसे कुछ चाहिए, शायद न्याय या कोई संदेश। सौरभ ने एक प्लान बनाया। हम वीजा बोर्ड से बात करेंगे। उससे पूछेंगे कि वो क्या चाहती है। अगर आत्मा बोलना चाहे तो हमें समझ आएगा। आरव डर गया। तू पागल है क्या? ये सब फिल्मी चीजें हैं। फिल्मी नहीं, लेकिन असली। और तू देख चुका है। अगर हम उसे अनदेखा करेंगे तो शायद वो और ज्यादा ताकतवर हो जाए। आखिरकार अगली रात 12 बजे आरव और सौरभ ने कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज पर वीजा बोर्ड रखा। 2 मोमबत्तियां जलाईं, चारों ओर नमक छिड़का और कमरे को पूरी तरह बंद कर दिया। सिया, अगर तुम यहां हो तो हमें कोई संकेत दो, सौरभ ने धीमे स्वर में कहा। कुछ देर शांति रही, फिर बोर्ड पर रखा ग्लास हिला। YES। आरव की सांसें रुक गईं। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? सौरभ ने पूछा। ग्लास फिर हिला। HELP। अब डर हकीकत बन चुका था। कोई आत्मा वहां मौजूद थी और वो मदद मांग रही थी। आरव और सौरभ उस रात नींद नहीं ले सके। वीजा बोर्ड से संपर्क के बाद दोनों को एक बात साफ समझ आ चुकी थी। सिया की आत्मा इस दुनिया में फंसी हुई है और उसे मदद चाहिए। लेकिन क्यों और कैसे? अगले दिन सौरभ ने शहर के रिकॉर्ड ऑफिस से फ्लैट नंबर 307 की पुरानी जानकारी निकलवाई। कुछ देर बाद उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। सिया का केस आत्महत्या का नहीं था, बल्कि एक मर्डर था जिसे क्लेवरली सुसाइड बना दिया गया था। ये देख आरव, सौरभ ने फोन पर एक PDF दिखाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले की रस्सी से अलग भी चोट के निशान मिले थे, जैसे किसी ने उसे पहले मारा हो। आरव के हाथ कांपने लगे। किसने किया होगा? उसका बॉयफ्रेंड, नाम था विक्रम। कोई जान नहीं पाया क्योंकि वो एक पावरफुल बिल्डर था और उसी ने ये बिल्डिंग भी बनवाई थी। आरव को सब कनेक्शन समझ आने लगा। शायद सिया की आत्मा इंसाफ चाहती थी और इसीलिए उसने उसी बिल्डिंग को अपना ठिकाना बना लिया जहां उसकी हत्या हुई थी। सौरभ ने कहा, हमें विक्रम से मिलना होगा, उसे सिया की आत्मा का संदेश देना होगा। तू पागल है क्या? वो हमें पागल समझेगा। हो सकता है, लेकिन किसी को यह सच्चाई जाननी होगी। आरव और सौरभ विक्रम के ऑफिस पहुंचे। ये एक हाई प्रोफाइल जगह थी, CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और रिसेप्शन डेस्क से भरी। मगर जैसे ही आरव ने अपना नाम बताया, रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। आप फ्लैट 307 से हैं? उसने दबे स्वर में पूछा। हाँ, कैसे पता? विक्रम सर ने खास निर्देश दिए थे, अगर कोई उस फ्लैट से आए तो उन्हें सीधे मिलने दिया जाए। आरव और सौरभ को ऊपर ले जाया गया। विक्रम का ऑफिस बेहद आलीशान था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और थकान की लकीरें साफ थीं। तुम आरव हो ना? विक्रम ने कहा।
आपको कैसे पता? क्योंकि वो मुझे रोज रात को दिखती है। विक्रम का स्वर टूट गया। सिया हर रात मेरे सपनों में आती है, रोती है, मुझे देखती है और कहती है, तुमने मुझे मारा, इंसाफ दो। मैं पागल हो रहा हूं। आरव और सौरभ स्तब्ध रह गए। आपको क्या लगता है, आपसे क्या चाहती है? सौरभ ने पूछा। कबूलनामा। मैं जानता हूं, मैंने ही उसे मारा। गुस्से में उस रात हमारी लड़ाई हुई थी। वो मुझे छोड़ना चाहती थी, पर मेरा अहंकार, और फिर वो नहीं रही। मैंने पुलिस को घूंस देकर मामला सुसाइड बना दिया। लेकिन अब वो लौट आई है। विक्रम रोने लगा। उसे जो चाहिए मैं दूंगा। बताओ क्या करूं? सौरभ ने एक पूजा की सलाह दी। एक खुला कबूलनामा, एक सार्वजनिक माफी, और फिर उसकी आत्मा के लिए एक विशेष विदाई विधि। तभी उसे शांति मिलेगी। विक्रम ने सब मान लिया। 3 दिन बाद विक्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सबके सामने उसने कबूल किया कि उसने सिया को मारा था और अपने जुर्म की सजा भुगतने को तैयार है। रात को आरव और सौरभ फ्लैट 307 में फिर से ओइजा बोर्ड लेकर बैठे। सिया, क्या तुम अब शांति में हो? सौरभ ने पूछा। इस बार ग्लास बहुत धीरे धीरे हिला। टी च न के ई ओ यू, और फिर वह रुक गया। मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं और कमरे में एक सुकून भरी हवा बहने लगी। आरव को लग रहा था जैसे अब सब कुछ सामान्य हो गया है। विक्रम जेल में था, सिया की आत्मा को शांति मिल गई थी, और फ्लैट 307 अब बस एक पुरानी याद बन चुका था। कुछ हफ्ते बीत गए। आरव फिर से अपने ऑफिस के काम में लग गया और सौरभ वापस अपने शहर लौट गया। लेकिन एक रात जब आरव गहरी नींद में था, तभी दरवाजे पर थक 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 की आवाज आई। पहली बार तो उसने सोचा कोई सपना होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, थक थक थक। आरव ने घड़ी देखी। रात के 3:07 बज रहे थे। 307, वही फ्लैट नंबर। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा, मगर फर्श पर कुछ गीली सी मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई बिना जूते के आया हो, और उन निशानों की दिशा सीधे फ्लैट 307 की ओर जाती थी। आरव की रूह कांप उठी। क्या कोई और आत्मा है यहाँ? अगली सुबह वह फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और पूरी रात का सीसीटीवी फुटेज मांगा। जब वीडियो चला तो सब कुछ सामान्य था, मगर ठीक 3:07 AM पर कैमरा ब्लर हो गया। स्क्रीन हिली और 5 सेकंड के लिए एक आकृति नजर आई। एक औरत नहीं, इस बार एक बच्चा, बहुत छोटा, मगर उसकी आंखें एकदम काली, गहरी और खाली। ये सिया नहीं है, आरव बुदबुदाया। ये कोई और है। सौरभ को उसने फिर से बुलाया। सौरभ दोपहर को पहुंचा और आते ही बोला, जिस आत्मा को हमने विदा किया वो सिया थी, मगर हो सकता है उस प्रक्रिया में कोई और आत्मा उस खाली जगह पर आ गई हो। आत्माएं खाली जगह ढूंढती हैं जहां उनकी शक्ति चल सके। तो अब क्या? आरव घबराया। हमें पता लगाना होगा कि यह बच्चा कौन है और क्या वो आत्मा पहले भी किसी और के साथ जुड़ी थी। सौरभ ने पुरानी बिल्डिंग प्लानिंग और दुर्घटनाओं की रिपोर्ट्स निकलवाईं। तभी एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इस बिल्डिंग के बनने से पहले इसी जगह एक अनाथालय था। 1994 में उसमें आग लग गई थी और उसमें कई बच्चे जलकर मर गए थे। जांच में पाया गया कि एक बच्चे ने ही आग लगाई थी। नाम था नीरज, क्योंकि बाकी बच्चे उसे तंग करते थे। लेकिन वो बच्चा खुद भी उस आग में मारा गया, या शायद मारा नहीं गया बल्कि गायब हो गया। हो सकता है, सौरभ बोला, वो आत्मा अब भटक रही हो और सिया की विदाई के बाद उसे जगह मिल गई हो। रात को फिर वही हुआ, दरवाजे पर ठक ठक। इस बार आरव ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अपने कमरे में हनुमान चालीसा चलाकर बैठ गया। मगर तभी अलमारी के अंदर से हंसी की आवाज आई, एक बच्चे की धीमी मगर डरावनी हंसी। तुमने दरवाजा नहीं खोला, पर मैं तो अंदर ही था। आरव ने कांपते हुए अलमारी खोली, मगर उसमें सिर्फ कपड़े थे और नीचे एक पुराना जला हुआ खिलौना जो उसने कभी नहीं खरीदा था। आरव ने अलमारी से वह जला हुआ खिलौना उठाया। वह एक लकड़ी की ट्रेन थी, टूटी, राख में सनी हुई, और उस पर एक नाम उकेरा हुआ था, नीरज।
आरव का बदन सिहर उठा। यह वही नाम था जो सौरभ ने अनाथालय की आग वाले बच्चे के बारे में बताया था। लेकिन यह खिलौना उसके फ्लैट में कैसे आया? उसी वक्त फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी अज्ञात थी, लेकिन आरव ने डरते हुए उठा लिया। क्या तुम्हें मेरा खिलौना पसंद आया? फोन पर वही बच्चे की धीमी दबी हुई आवाज थी। आरव ने कांपते हाथों से फोन फेंक दिया। अब मामला किसी आत्मा को शांत करने से ज्यादा बड़ा हो चुका था। यह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। यह एक आक्रोशित, जलकर मरी आत्मा थी जो खुद को एक बच्चे के रूप में छुपाए हुए थी, पर उसकी ताकत किसी बड़े पिशाच जैसी थी। अगले दिन आरव और सौरभ ने तय किया कि अब उन्हें उस पुराने अनाथालय की जगह पर जाना होगा, जो अब एक पुराने कब्रिस्तान के पास झाड़ियों में छिप चुका था। दोनों दोपहर को उस जगह पहुंचे। चारों ओर सिर्फ वीरानी थी। घास उगाई थी, दीवारें गिर चुकी थीं और एक पुराना बोर्ड जमीन में गिरा हुआ था। आशा बाल सदन 1982। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में गर्मी है, असामान्य गर्मी। सौरभ ने मंदिर से लाया हुआ गंगा जल बाहर निकाला और चारों कोनों में छिड़का। एक दीवार पर काले कोयले से कुछ लिखा हुआ था, तुम सबने मुझे जलाया, अब मैं जलाऊंगा सबको। आरव ने कहा, इसका मतलब ये आत्मा बदले की आग में जल रही है। इसे शांत नहीं किया गया, इसे दबाया गया था। शायद इसीलिए वो अब सब पर काबू करना चाहता है। सौरभ ने जवाब दिया, हमें इसके नाम से शक्ति लेनी होगी। आत्माओं को नाम से ही नियंत्रित किया जा सकता है, और हमने उसका नाम पा लिया है, नीरज। उसी शाम उन्होंने एक पुराने तांत्रिक से संपर्क किया, महानंद बाबा, जो आत्माओं के शमन में माहिर थे। बाबा ने कहा, यह आत्मा अब साधारण नहीं रही। इसे समय के साथ बलि मिली है, जानवरों, डर और अब इंसानों की। इसे हटाने के लिए सिर्फ एक उपाय है, उसे उसी जगह ले जाकर बंद करना जहां से वो शुरू हुआ था, यानी अनाथालय की जली हुई तहखाना। लेकिन तहखाना तो बंद है, आरव बोला। बंद है, लेकिन अगर उसकी आत्मा चाहती है कि तुम वहां आओ, तो वह रास्ता खुद खोलेगा। रात 3-7 बजे आरव और सौरभ फिर से उस जगह पहुंचे। इस बार उनके हाथ में था तांत्रिक द्वारा दिया गया त्रिशूलन दीपक, जो सिर्फ भूतों की उपस्थिति में जलता था। जैसे ही उन्होंने उसे जलाया, अचानक जमीन हिली और एक गुप्त सीढ़ी नजर आई जो जमीन के नीचे जा रही थी, अंधेरे सड़े हुए तहखाने में। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हवा में राख और जले बालों की गंध थी। नीचे उतरते ही एक बड़ी सी जगह दिखी जहां बच्चों के छोटे छोटे बिस्तर और किताबें राख में मिली। और फिर एक दीवार पर एक चित्र खुदा हुआ था। एक बच्चा जलते हुए हाथ में एक जलता हुआ घर पकड़े, आंखें काली और चेहरा मुस्कुराता हुआ। नीरज, आरव ने बुदबुदाया। तभी पीछे से वही बच्ची हंसी फिर से सुनाई दी। तुम आ ही गए, अब मैं पूरा खेल शुरू कर सकता हूं। जैसे ही आरव और सौरभ ने उस पुरानी गंधाती तहखाने में कदम रखा, हवा अचानक भारी हो गई। चारों ओर राख की परतें, पिघली लकड़ियां और जले हुए मासूम खिलौनों की लाशें थीं। उस माहौल में सांस लेना भी मुश्किल था, मगर दोनों आगे बढ़ते गए। दीवारों पर बच्चों के हाथों के जले निशान थे। कुछ ने दीवारों पर खरोंचते हुए शब्द लिखे थे, हमें मत छोड़ो। नीरज ने ताला लगा दिया। नीरज खेल खेलता है। तभी उस गुफा के एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखा। उस पर लोहे की एक चेन थी, मगर किसी ने हाल ही में उसे खोला था। दीवार के ऊपर खून से लिखा था, जो भीतर गया वो फिर कभी बाहर नहीं आया। सौरभ ने कहा, अगर हम ये दरवाजा खोलें तो ये नीरज की असली दुनिया हो सकती है, एक ऐसा आयाम जहां उसकी आत्मा ने खुद को छुपा रखा है और जहां से वो सबको नियंत्रित करता है। आरव बोला, हमें जाना ही होगा, वरना ये फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद करेगा। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा वो कोई जगह नहीं थी, एक सपना था, मगर बुरे सपने से भी डरावना। वो जगह एक और दुनिया थी। चारों ओर जले हुए झूले, अधजले बच्चों की परछाइयां और बीचों बीच एक लकड़ी की मेज जिस पर एक बच्चा बैठा था, लगभग 10 साल का, मगर उसकी आंखें 100 साल पुरानी लगती थीं। उसके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थीं। हर मोमबत्ती एक आत्मा थी। नीरज ने बिना मुड़े कहा,
तुम आ गए? मैं इंतजार कर रहा था। उसने उठकर धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। उसकी पीठ अब भी जली हुई थी और कपड़े राख में लिपटे थे, मगर सबसे डरावना था उसकी मुस्कान। क्या तुम मुझे फिर से जलाने आए हो? सौरभ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और गंगा जल से छिड़काव करने लगा। नीरज की आंखें एक पल के लिए कांपीं, मगर फिर वो हंसा और जमीन फट गई। वहां से सैकड़ों परछाइयां निकलीं, वो सभी आत्माएं जो अनाथालय में मारी गई थीं, मगर अब नीरज के अधीन थीं। एक आत्मा, एक छोटी सी लड़की, रोते हुए आरव की ओर देख रही थी। हमने नीरज को कभी नहीं समझा। हम उसे तंग करते थे। हमें लगा वो डरपोक है, पर असल में वो सबसे अलग था। तभी नीरज ने चिल्लाया, मुझे कोई नहीं चाहता था, अब सब मेरे साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। सौरभ ने आरव को कहा, हमें इसे इसकी मौत की जगह ले जाना होगा, जहां इसकी आत्मा जलकर अधूरी रह गई थी, और वहीं अंतिम यज्ञ करना होगा। लेकिन अब ये हमारी दुनिया में नहीं, ये खुद की बनाई दुनिया में है। आरव ने नीरज से कहा, अगर तू सच में अकेला था तो मैं आज तेरे साथ हूं, चल वापस चल। नीरज एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, तुम चलोगे मेरे साथ, सिर्फ मुझे समझने? आरव ने कहा, हाँ। और जैसे ही आरव ने उसका हाथ पकड़ा, एक तेज उजाला हुआ और दोनों फिर उसी तहखाने में थे। सौरभ ने जल्दी से मंत्रों का जाप शुरू किया। चारों दिशाओं में दीपक रखे और त्रिशूलन दीपक को मध्य में रखा। नीरज कांप रहा था, मगर वो रो रहा था। मुझे कोई नहीं समझा, कोई नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब नफरत नहीं थी, बस दर्द था। जब मंत्र पूरा हुआ, नीरज की आत्मा ने धीरे से कहा, अगर मैं कभी फिर आऊं तो मुझे फिर से समझ लेना। और फिर वो प्रकाश की एक लहर में बदल गया। सारे आत्माएं, वो बच्चे, वो परछाइयां धीरे धीरे हवा में घुल गईं। शांति लौट आई। कुछ दिन बाद आरव अब भी उसी फ्लैट में रहता है, मगर अब रात 3-7 पर कोई खटखटाहट नहीं होती। बस अलमारी में कभी कभी एक पुरानी लकड़ी की ट्रेन दिख जाती है, साफ, बिना जले, और एक मुस्कान लिए। 3 महीने बीत चुके थे। आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, गंभीरता और शांति का अजीब मिश्रण। जिस फ्लैट में कभी हर रात 307 पर खटखटाहट होती थी, अब वहां बस गाढ़ा सन्नाटा था, लेकिन डरावना नहीं, सुकून वाला। वो आजकल एक नई आदत पाल चुका था। हर रात सोने से पहले वह एक मोमबत्ती जलाता, उसके सामने बैठता और उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करता जो अधूरी रह गई थीं। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक अनदेखी दुनिया से संपर्क का जरिया बन चुका था। सौरभ ने उसे समझाया था कि जब कोई इंसान प्रेत बाधा को समझता है, सहानुभूति रखता है और फिर उनसे डरने के बजाय उनके दर्द को सुनने लगता है, तब वो एक आत्माओं का साधक बन जाता है। आरव के भीतर वो क्षमता आ चुकी थी। एक रात लगभग 2:30 बजे उसकी मोमबत्ती अचानक बुझ गई। कमरे में हल्की ठंडक फैल गई, लेकिन डर नहीं था। आरव ने धीरे से कहा, अगर कोई यहां है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। और जवाब आया, एक लड़की की धीमी आवाज में, हवा में फुसफुसाहट की तरह। मेरी मां ने मुझे जिंदा जलाया था। आरव की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने कहा, क्यों और तुम क्या चाहती हो अब? मुझे बस कोई चाहिए जो मेरा नाम बोले, मुझे याद करे। मैं किसी की याद में नहीं हूं, मैं खो गई हूं। आरव ने आंखें बंद की और धीमे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, रितिका। और जैसे ही उसने वो नाम लिया, कमरे में गर्माहट लौट आई। मोमबत्ती फिर से जल गई। एक हल्की सी महक, जैसे चंपा के फूलों की, हवा में तैर गई। रितिका मुक्त हो चुकी थी। अब आरव ने अपना काम समझ लिया था। वो हर हफ्ते किसी ऐसे स्थान पर जाता जहां पुराने हादसे हुए थे, चाहे वो वीरान स्कूल हो, टूटी हवेली या रेलवे स्टेशन का सुनसान कोना। वहां जाकर वो साधना करता, आत्माओं से संपर्क करता और उन्हें याद दिलाता कि वे अब अकेली नहीं हैं। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। सोशल मीडिया पर एक गुमनाम नाम से उसकी कहानियां वायरल होने लगीं, द लिस्टनर ऑफ लॉस्ट सोल्स। मगर आरव कभी सामने नहीं आया। उसे शोहरत नहीं चाहिए थी, सिर्फ शांति।
लेकिन सौरभ ने उसे एक चेतावनी दी थी। हर आत्मा मदद नहीं चाहती, कुछ बस खेलना चाहती है, और कुछ बस बदला लेना। जब वो तुझे पहचान जाएंगी तब वो तुझे चैन से जीने नहीं देंगी। और ये चेतावनी बहुत जल्द सच भी होने वाली थी। एक दिन आरव को एक मेल आया। एक लड़की ने लिखा था, मेरी छोटी बहन की आत्मा हर रात मुझसे कहती है कि वो अभी तक नहीं गई है, मगर वो मुझसे डरती भी है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैं आपको हमारी हवेली का पता भेज रही हूं, प्लीज आइए। आरव ने जवाब दिया, मैं आ रहा हूं। बस एक बात, उसकी आंखों में देखना मत जब तक मैं कहूं नहीं। अगला गंतव्य तैयार था। आरव ट्रेन से उतरा तो सामने एक छोटा सुनसान स्टेशन था, धौलनपुर। धुंध से ढकी पटरियां, टूटी बिखरी बेंचें और स्टेशन मास्टर की जर्जर केबिन। पर सबसे विचलित करने वाली बात यह थी कि वहां कोई नहीं था। एकदम शून्य, जैसे किसी ने जानबूझकर इस जगह को समय से अलग कर दिया हो। हवेली स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर दूर थी, लेकिन जैसे जैसे आरव उस ओर बढ़ा, रास्ते बदलते गए। पहले पेड़ घने हुए, फिर सड़क कीचड़ में बदल गई, और फिर अचानक मौसम एक अजीब गाढ़ी नमी हवा में तैरने लगी। मोबाइल नेटवर्क जा चुका था। जब वह हवेली के गेट पर पहुंचा तो देखकर चौंक गया। एक 3 मंजिला विशाल हवेली, लेकिन हर खिड़की पर मोटे लकड़ी के पट्टे लगे हुए थे, जैसे अंदर से कुछ बाहर ना आ जाए। दरवाजा हल्के से धकेलते ही छर्र की आवाज के साथ खुला और सामने खड़ी थी नेहा, वही लड़की जिसने ईमेल भेजा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर एक डर, ऐसा डर जो सिर्फ वही जानता है जिसने अपने ही घर में शैतान को छुपा कर रखा हो। वो ऊपर है, नेहा ने धीरे से कहा। मेरी बहन अन्या मर चुकी है, पर रोज मुझसे बात करती है, और जब मैं उसकी आंखों में देखती हूं, मैं भूल जाती हूं कि वो मरी हुई है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।